नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। सुबह से ही बात हो रही थी कि बहुत ऐतिहासिक फैसले आज होने वाले हैं, लेकिन जो फैसले हुए वो ऐतिहासिक तो हमें नहीं लगे। हाँ, कोर्स करेक्शन जरूर लगा, जो किसानों को लेकर है या जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको लेकर है, मीडियम इंडस्ट्रीज को लेकर है, माइक्रो इंडस्ट्रीज को लेकर है। लेकिन जो किसानों के फैसले हैं उसका फायदा सिर्फ करीब 1,20,00,000 किसानों को होगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, मालवा का इलाका मध्य प्रदेश में और कोस्टल एरियाज जो है वहां पर जो बड़े जमींदार है जिनके पास सरप्लस होते हैं उनके ही प्रोड्यूस जो है मंडियों में आ पाता है। बाकी यहां हमारे यहां सबसिस्टेंस फार्मर्स है। बहरहाल ऐतिहासिक शब्द से जरा प्यार है तो ये कोर्स करेक्शन है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देश में आज से लॉकडाउन का 5वां फेज अनलॉक 1 लागू हो गया। कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन के अलावा हर जगह छूट दी जा चुकी है। कहीं भी आने जाने के अब किसी के पास या किसी भी पास या परमिट की जरूरत नहीं है। 8 जून से मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब अब भारत में हर दिन कोरोना वायरस के 8 से 9,000 एवरेज मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,392 नए मामले सामने आए हैं और 230 लोगों की मौत हुई है। अब तक भारत में कोरोना वायरस से 1,90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते हफ्ते में कोरोना वायरस के करीब 49,000 केस सामने आए थे और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। बातचीत के लिए मेरे साथ है संजय कपूर, एडिटर इन चीफ, हार्ड न्यूज। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना टाइम देने के लिए। संजय, एक पुराना शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लॉकडाउन भी झेला, अर्थव्यवस्था और बैठी, कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉकडाउन अनलॉक फेज 1, इस पर आपका कमेंट क्या है, इसकी टाइमिंग पर और इसकी जरूरत पर? ये जो अनलॉक 1 है, ये पूरी जो भारत सरकार या श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शिकस्त है उसका ये प्रतीक है। अगर आपको याद हो 24 मार्च को या उसके पहले जब हम लोग थाली पीट रहे थे तो लोगों को इस बात का एहसास था कि थाली पीटने के बाद है ना, ये जो संक्रमण है हमारे देश से उठ जाएगा, भगवान किसी तरीके से हस्तक्षेप करेंगे और संक्रमण आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। लोगों ने बहुत हौसले, बहुत जोश के साथ थालियां पीटी, कुछ लोगों ने थालियां तोड़ दी। उसके बाद 24 दिन के दिन जब प्रधानमंत्री ने देश के से बात करी तो उन्होंने कहा कि 21 दिन का वक्त दे दीजिए, जिससे कि पूरी तरह लॉकडाउन होगा। देश को बचाना है कि 21 साल पीछे चला जाएगा नहीं तो देश ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया और ये उम्मीद कर रहे थे कि जो सो कॉल्ड फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, नई नई चीजें हम लोग की जुबान में, हम लोग की बोलचाल में आई कि इस तरीके से कर्व फ्लैटन हो जाएगा। परंतु अगर आप देखें तो 21 दिन तब और उसके बाद कई सारे 21 दिन जुड़ गए। अब हम 70 दिन के तकरीबन खत्म होने को आए। परंतु आप अगर हर मुल्क का अगर आप कर्व देखेंगे, जैसे ही इन्होंने लॉकडाउन करा उसके बाद वो गिरने लगा। हमारा अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसमें इतना उफान आया है नंबर्स में कि लोग बाग ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। खास के यहाँ पर जो जितने भी विश्लेषज्ञ हैं और जितने भी स्ट्रेटेजिशियन हैं, वो लोग सबको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जो प्रधानमंत्री का निर्णय है कि इसको अनलॉक करे जाए, वो उसका एक प्रतीक है कि अब उनके पास कोई रणनीति नहीं बची है। अब ये है कि भगवान भरोसे चलेगा और अगर आप बच गए ठीक है, नहीं बचे, अगर अपने आप है ना जैसे वायरस खत्म हो गया तो ठीक है। तो हालत आज की तारीख में ये है। जी, शायद आत्मनिर्भर से उनका मकसद यही था कि अपनी परवाह खुद कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के लॉकडाउन पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किए गए फैसलों की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि अगर प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन की शुरुआत में ही घर जाने दिया गया होता तो अभी जो हालात पैदा हुए हैं उन्हें रोका जा सकता था। अब घर लौट रहे प्रवासियों से देश के हर कोने में इन्फेक्शन फैलने का डर है।
एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत कोरोना वायरस और मानव त्रासदी दोनों की एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। सरकार की तरफ से किए गए फैसलों में लगातार हो रहे बदलाव से भी इस चिट्ठी में आलोचना की गई है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने उन एपिडेमियोलॉजिस्ट से संपर्क किया होता जिन्हें इसके ट्रांसमिशन की ज्यादा जानकारी थी तो शायद हालात बेहतर होते। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोचना कि इस स्तर पर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा हकीकत से परे होगा, क्योंकि भारत के कई क्लस्टर्स में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह से होने लगा है। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने ये भी रिपोर्ट पढ़ी है क्या सरकार इन हेल्थ एक्सपर्ट्स की अब सुनेगी? जैसे कि चिट्ठी में इशारा किया गया है कि क्या सरकार के गलत फैसलों के कारण हम इन हालात में पहुंचे हैं, क्या अब इनकी सुनी जाएगी या रॉ विजडम का इस्तेमाल होगा? देखिए, मैं तो दाद देना चाहता हूं कि ये जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना जो ज़मीर है उसकी आवाज सुनी और खुल के आए बाहर बात करने के लिए। और उन्होंने तकरीबन, आप उनकी जो फ्लावरी लैंग्वेज, जो जबान है और जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करिए, उसको अगर आप उसको छोड़ दीजिए, जो बिटवीन द लाइन्स है, तो ये सीधा आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जो आपने निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत किया। और अगर देश में पूरा प्रसार होता है इस संक्रमण का तो उसकी जिम्मेदारी, उसका सेहरा आपके सर पे जाता है। और इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर आप अभी याद करें तो जब हम 24 मार्च की बात कर रहे थे, आपने जो निर्णय लिया उसके पीछे क्या था? तो ये जो जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो डेटा है उसका गलत पढ़ा। विदेशी है ना जो संस्थाएं हैं उन्होंने किसी तरीके से गलत डेटा के आधार पे ये प्रोजेक्ट करा था कि अप्रैल मई होते होते करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएंगे, कई सारे लाखों लोग मर जाएंगे हिंदुस्तान में। मेरी मैगजीन हार्ड न्यूज ने भी 27 मार्च को इस बात को लिखा कि हमने गलत डेटा के आधार पे ये प्रोजेक्शन करना चालू करा है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिनके बारे में सोचा भी नहीं कि वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो काम करना बंद करते हैं उस दिन से उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, उनको खाने के लिए भी नहीं बचता है। ये सब चीजों को नहीं सोचा गया। तो जब ये एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहे हैं और वो उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन ही बताया कि किस तरीके से करो, क्या करो, और एक चीज का बार बार वो जिक्र करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो खत्म हो गई है। जब डेटा को आप हर जगह पे मोड़ेंगे कि आप जीडीपी को दिखाएंगे कि वो बढ़ गया जबकि वो बिल्कुल गड्ढे में गया हुआ है, लोगों की स्थिति बहुत खराब है, तभी भी आप दिखाएंगे कि सब चीज ठीक ठाक है। जब डेटा को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तब ऐसी स्थिति होती है। जब लाखों लोग मरेंगे तो आप रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेटर है अपने आप क्रांतिकारी लेटर है। ऐसा लेटर अभी तक पिछले 6 सालों में बहुत कम लोगों ने कहा। और इसमें मैं कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी करूंगा कि अगर उन्होंने कोर्ट ने 24, 25, 26, 27 मार्च से इस पे काम करना चालू करता और जो सज्जन जिन्होंने लेटर लिखा है उनको अगर इस्तेमाल करते तो देश की दिशा कहीं और जा रही थी। जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार लॉकडाउन को लेकर खुद कितनी कंफ्यूज रही, इस बात का पता हम इससे ही लगा सकते हैं कि 68 दिनों के लॉकडाउन में होम मिनिस्ट्री ने 94 ऑर्डर्स दिए, 94। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने हर दिन लॉकडाउन की गाइडलाइंस को लेकर ऑर्डर जारी किए हैं, उनमें बदलाव किए हैं। ये आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दिए गए। इस एक्ट के तहत राज्य होम मिनिस्ट्री की बेसिक गाइडलाइंस के अनुसार अपने अपने नियम बना सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से मिलने वाली शिकायतों और प्रवासी मजदूरों के संकट को दूर करने के लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए। हर दिन होम मिनिस्ट्री को करीब 600 शिकायतों की कॉल आती रही, लेकिन धीरे धीरे इनमें कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर होम मिनिस्ट्री को गृह मंत्रालय के आदेश आने अभी बाकी हैं। मैं संजय आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूं कि 68 दिन और 94 आदेश, क्या होम मिनिस्ट्री को अपने दिए आदेशों पर भरोसा नहीं था या होमवर्क नहीं किया था या एडहॉकिज्म झलकता है इसमें आपको? देखिए, ये मैं फिर से इस लेटर के बारे में जाऊंगा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट इन लोगों ने लिखा है। वो आरोप इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी लगाते हैं। वो कहते हैं इनको जानकारी की पूरी जानकारी नहीं थी, एक अकड़ थी कि सब चीज जानते हैं, इनको कुछ नहीं था, पहली दफा इस तरीके का संकट का सामना कर रहे थे और हर लेवल पे कुछ करते थे और स्टेट्स उसको चैलेंज करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो अनलॉक 1 हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट ट्रैवल चालू हो गया, पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं, किसी का आवागमन पे कई सारे वो लगा रखे हैं। तो अगर केंद्र की सरकार अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है, कोई चीज खुलती है कोई चीज बंद,
आम आदमी तो इस समय हताश हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कितना गंभीर संक्रमण है कि अगर घर में रहा जाए, बाहर जाया जाए, नौकरी करी जाए, बाल कटाए जाए, नहीं कटाए जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है कि होम मिनिस्ट्री को क्लैरिटी नहीं है और वो इस तरीके से पूरे देश के अंदर बार बार क्लैरिफिकेशन लाते हैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में। तो दुखद स्थिति है मेरे ख्याल से। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय और चीन की फौज अपने अपने बेसिस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाले भारी वाहन ला रही है। उसके अलावा और असला भी लाया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक दोनों देशों की फौज अपनी युद्ध की, जंग करने की जो क्षमता है, ताकत है, उस वक्त बढ़ा रही है जब दोनों देशों के बीच फौजी स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अपने बेस पर चीन की फौज लगातार आर्टिलरी गन्स और कॉम्बैट व्हीकल ला रही है, तो भारत ने भी टक्कर देने के लिए हथियार और कॉम्बैट व्हीकल लाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के इस इलाके में सख्त सर्वेलेंस रखी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मई की शुरुआत में ही चीन की फौज ने भारत की सीमा में घुसकर पैगोंग और गलवान घाटी में कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद भारतीय फौज ने चीन की सेना को पीछे हटने को कहा ताकि इलाके में शांति बनी रहे। इसके साथ ही चीन ने डेमचौक और दौलतबेग ओल्डी में भी अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 2500 चीनी सैनिक पैंगोंग और गलवान घाटी में मौजूद हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बात सामने आई है कि चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि चीन ये सब भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी। आप रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए। इस वक्त हाल क्या है वहां पर, जो स्टेटस अगर आपसे हम जानना चाहें, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? और एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये फौजी हथियारबंदी और ये सब कुछ, इसको किस निगाह से आप देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो पेट्रोलिंग होती है वो हमारी तरफ से आईटीबीपी करती है और चीन की तरफ से उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट, उनकी भी आईटीबीपी किस्म की एक फोर्स है। अब ये तनाव की वजह से दोनों ने थोड़े एहतियाती कदम उठाए हैं, प्रिकॉशन के तौर से अपनी फौज को सतर्क किया है। पर मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई लड़ाई होने वाली है या युद्ध होने वाला है, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं काफी एकदम इतने आमने सामने नहीं है कि कोई आकस्मिक झड़प हो जाए। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे, आपकी जानकारी क्या कहती है कि क्या चीन के सैनिक वाकई भारत के अंदर आ गए हैं और करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है? स्थिति क्या है? देखिए 60 क्या, हमारे जहां तक कि भारत का सवाल है, हम तो ये कहते हैं कि पूरा अक्साई चिन जो है 9000 स्क्वायर किलोमीटर, 13000 स्क्वायर किलोमीटर पे वो आए हुए हैं। सवाल ये है वहां पे कि कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। तो ये कहना कि वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, हम 3 किलोमीटर उधर जा चुके हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि जमीन में खींची हो या कोई नक्शे में खींची हो। ये एक ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चीनी दिमाग में एक लाइन है, हमारे दिमाग में एक लाइन है। कहां पे वो लाइन वाकई में है ये किसी को नहीं मालूम। तो ये कहना कि उन्होंने इतने इलाके पे कब्जा कर लिया या हमने इतने इलाके पे कब्जा कर लिया, ये मेरे ख्याल से सही नहीं, क्योंकि जहां तक कि भारत का सवाल है, हम तो 1955 से चले कहे आ रहे हैं कि चीन ने पूरे अक्साई चिन पे जो है कब्जा कर लिया है। तो ये तो बहुत बड़ा इलाका है, ये 40-50 किलोमीटर का नहीं है। पर अगर अभी की बात अब कर रहे हैं तो ये जरूर हो सकता है कि कुछ इलाकों में चीन के सैनिक आए हैं, पर मेरी अपनी जानकारी के अनुसार वो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं आए हैं। जो हम समझते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके आगे नहीं आए हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन की वेबसाइट द ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि 2017 में
भारत के साथ जो डोकलाम में हुए विवाद के बाद चीन की फौज ने टाइप 15 टैंक्स, Z-20 हेलीकॉप्टर्स और GJ-2 ड्रोन जैसे हथियार शामिल किए हैं, जिनसे चीन को हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट में फायदा पहुंचेगा। वेबसाइट के मुताबिक चीन टाइप 15 टैंक को पिछले साल अपने नेशनल मिलिट्री डे परेड पर सामने लेकर आया था। वेबसाइट ये भी कहती है कि इस परेड में कई और हथियारों का भी पब्लिक डेब्यू जिसे बोलते हैं, जनता के सामने पेश किया गया था पहली दफे। इन हथियारों से ऊंचाई पर स्थित इलाकों में चीन की युद्ध क्षमता जो है वो बढ़ी है। रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद का भी हवाला दिया गया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट का जो मैंने आपको बताया, जो दावा किया गया है कि मतलब नए हथियार इस्तेमाल किए हैं, हमारे यहां आपको लगता है कि कहीं कोई इंटेलिजेंस की कमी हुई है और जो हमारे वहां के कमांडर हैं दे वर कॉट नैपिंग, उनको नहीं मालूम चला? देखिए, ऐसा है, अगर जहां तक कि वो हथियार का सवाल है, भारत के पास जो हथियार है वो कोई कम नहीं है। भारत की टैंक, जो भारत के पास वहां टैंक है T-72 है, वो चीनी टैंक से कई गुना ज्यादा अच्छी है। 130 मिलीमीटर की उसकी मेन गन है। चीनी टैंक की जो मेन गन है वो 105 मिलीमीटर की उसके जो मेन उसकी जो तोप होती है जी। जहां तक कि इंटेलिजेंस का सवाल है, ये जरूर है कि हमने जब गलवान घाटी में सड़क बनाने की प्रतिक्रिया की तो हमको समझना चाहिए था कि चीन जो है रिएक्ट करेगा। हमारा एंटिसिपेशन, जहां तक मेरा अंदाज है, एंटिसिपेशन जो है वो कम रहा। अगर वो वहां पे रिएक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, हमको उसके आगे जो है अपनी पोस्ट लगा देनी थी। अब क्या हुआ है कि चीन के सैनिक अंदर आ चुके हैं और उन्होंने ऐसी जगह पे पोस्ट लगाई है कि हम वहां पे सड़क नहीं बना सकते हैं आगे को, गलवान घाटी में। तो ये हमको एंटिसिपेट करना था, और जब सड़क बनाने का काम शुरू किया, ये अभी नहीं किया, ये तो कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए। वहां पे कैंप है, आईटीबीपी का बड़ा कैंप है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका बड़ा कैंप है। तो एंटिसिपेशन में ये एंटिसिपेट करना कि चीनी कमांडर कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमको सोच समझ के जो है आगे कदम उठानी थी। और मैं समझता हूं कि आगे पोस्ट अपनी जो है खोल देनी थी, ताकि वहां पे कोई चीनी रुकावट ना आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं, मैंने भी वही कहा कि मतलब ये तो कोताही हुई, इंटेलिजेंस की कोताही हो और जो हमारे जो कमांडर्स है वहां फौज के, उनकी कोताही हो। क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स की जाएगी? मैं उम्मीद तो करता हूं जरूर कि जवाबदेही फिक्स करनी चाहिए, पर ये जैसे मैंने आपसे कहा, गलती अक्सर होती है। एंटिसिपेशन में भारत हर समय चूक जाता है। हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा। कारगिल में भी यही हुआ, हमने बहुत कुछ किया, पर हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके जब हम वहां से हमारी पोस्ट ठंड के मौसम में वापस आती हैं तो वो पोस्ट को जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये तो कमी थी जरूर, पर ये कारगिल का अगर आप उदाहरण ले रहे हैं तो वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, किसी को लेने के देने नहीं पड़े। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों की। नेपाल की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। इस नई अमेंडमेंट, नए संशोधन के जरिए नेपाल के नए नक्शे को पेश किया गया है। नेपाल के इस नए राजनीतिक नक्शे में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल की सीमा का हिस्सा बताया गया है, नेपाल का ही हिस्सा बताया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये भी कह चुके हैं कि भारतीय वायरस जो है वो चीन के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेट्स का मानना है कि 2015 से पहले केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उन्हें उस नेता के रूप में जाना जाता था जो भारत के साथ नेपाल के रिश्ते को और भी मजबूत करने के पक्ष में था। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और चीन की तरफ आकर्षित हो रहे केपी शर्मा ओली को भारत के सख्त रुख का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, ने इस बात पर सहमति जताई थी कि काला पानी के मुद्दे पर जो फॉरेन सेक्रेटरीज है दोनों देशों के, उनकी बैठक होगी, लेकिन 6 सालों में कोई बैठक नहीं हुई है। डॉक्टर जोशी, मनोज जोशी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं
क्या भारत की तरफ से फिर मैं लफ्ज कोताही इस्तेमाल करूंगा, लैप्स या हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल हुई है, जिसकी वजह से नेपाल जो हमारा सबसे करीबी रहा है वो हमारा हाथ से निकलकर चीन की तरफ चला गया है, या चीन का दबाव है उस पर? देखिए, केपी शर्मा ओली जो हैं वो पहले ही से चीन की तरफ झुकते हैं, और आप जानते हैं वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी चल रही है। जो प्रचंड हैं, प्रचंड के खिलाफ केपी शर्मा ओली की पॉलिटिक्स चल रही है। तो काफी हिस्सा जो ये इस समय जो क्राइसिस बनाया गया है ये इस वजह से है कि वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये उलझा हुआ है। पर ये जरूर है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, जहां तक कि नेपाल का लिहाज है। ये भारत का कर्तव्य था कि हम किसी तरह से इस मसले को सुलझाएं, और ये सुलझाया जा सकता है। ये इतना कठिन मसला नहीं है। ये आप जरूर ठीक कह रहे हैं कि इसमें हमारी तरफ से डिप्लोमेटिक जो है लैप्स हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जोशी अपना समय देने के लिए। न सिर्फ डिप्लोमेटिक लैप्स हुआ बल्कि हमारा रवैया नेपाल को लेकर यह रहा है कि ये तो हमारा छोटा भाई है। अरे, नेपाल अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है, मुल्क है। छोटा भाई वोटा भाई क्या होता है? एंड सेकेंडली, जब इनका संविधान बन रहा था, जब ये हिंदू किंगडम के बजाय अपने आप को सेक्युलर घोषित करने जा रहे थे, तो यहां से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे जो आज विदेश मंत्री हैं, उन पर दबाव डालने की ऐसा मत करिए। हम इनके अंदरूनी मामलों में भी दखल देते रहे हैं नेपाल के। हमने इनकी सप्लाईज भी बंद कर दी। कोई हैरानी नहीं कि वो चीन के करीब चले गए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 140 से ज्यादा शहरों में इस वक्त लोग सड़कों पर हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक शख्स की पुलिस का जो एक अफसर था उसके द्वारा हत्या का, जिसके आखिरी शब्द थे, वो बेचारा चिल्ला रहा है कि आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन वो पुलिस वाला जो था वो अपने घुटने से उसकी गर्दन को सड़क पर दबाकर बैठा हुआ था, और 9 मिनट तक ऐसा होता रहा। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया जॉर्ज फ्लॉयड ने। अब इसको नस्ल भेद का एक मामला माना जा रहा है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड अश्वेत था। ब्लैक कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, कलर्ड कहना माना जाता है। और ये जो था पुलिस वाला, ये व्हाइट था, ये अमेरिकन गोरा था। बहरहाल 140 से ज्यादा शहरों में इस वक्त लोग सड़कों पर हैं इस बात के खिलाफ। आई कांट ब्रीथ ये अब नारा बन चुका है, प्रतीक बन चुका है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद गैर बराबरी, पुलिस की हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका में लगातार 6 दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर भी विरोध जताया है। इन प्रदर्शनों के खिलाफ अमेरिका में भी पुलिस भी ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं, सबसे ज्यादा मौत भी वहीं हुई है। लेकिन बावजूद लॉकडाउन के, बावजूद कोरोना वायरस के, लाखों की तादाद में 140 शहरों में अमेरिकन जो हैं इस नस्ल भेद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा काश हमारे साथ भी होता, जब लाखों की तादाद में मजदूर वापस जा रहे थे। जब धर्म के नाम पर यहां नफरत फैलाई जाती है, हमारा सभ्य समाज चुप रहता है। बहरहाल अब पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, हिंसा हो रही है, और हद तो तब हो गई जब व्हाइट हाउस के बाहर लोग पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में भेजना पड़ा, बंकर में छुपा के सुरक्षित रखना पड़ा। वो वहीं से ट्वीट करते रहे कि ये लेफ्ट रेडिकल्स की शरारत है, और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बंकर में जाना इस बात को साबित करता है कि वहां का नागरिक कितना जागरूक है अपने हकों को लेकर, सारे समाज के हकों को लेकर, और नस्ल भेद के कितने खिलाफ है। काश हमारे यहां भी धर्म को लेकर जो नफरत की राजनीति होती है, लोग इसी तरह आवाज उठा पाते या उठाते। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।